तो हमने कल देखा था इंडियन फिलोसफी, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक संप्रदाय भी बोलते हैं और अनऑर्थोडॉक्स को नास्तिक भारतीय संप्रदाय भी बोलते हैं। जो नास्तिक भारतीय संप्रदाय या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, उसमें तीन ही फिलोसफर हैं, तीन ही फिलोसफी हैं। चारवाक, जो बृहस्पति ऋषि के द्वारा दिया गया ज्ञान या फिलोसफी मानी जाती है। दूसरा बुद्धिस्ट फिलोसफी, जो सिद्धार्थ गौतम की थीरी है, जिसमें मोटे तौर पे बात है सर्वम दुखम, वर्ल्ड आर फुल ऑफ मिजरी, और किसी भी मैन की जो ड्यूटी है, मैन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन से है, इज टू सीक टू लिबरेट फ्रॉम दिस पेनफुल वर्ल्ड। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी थी। जैना फिलोसफी अनेकांतवाद के बेस पे है, और पूरी फिलोसफी ही अनेकांतवाद से हम डिराइव कर सकते हैं। और उसमें यही बात है कि अ, जो भी रियलिटी है वो परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और कोई भी जो व्यू है वो एक सिंगल व्यू, एक इनकम्प्लीट व्यू है, और हमें हर व्यू को अनकम्प्लीट समझना चाहिए और इतना हम्बल बने रहना चाहिए। अहिंसा आ ही नहीं सकती जब तक हम अनेकांतवाद को नहीं समझेंगे। हिंसा, चाहे वो मेरी वाणी की हिंसा हो, अहिंसा हिंसा हो, यस, वायलेंस मेरी, चाहे वो मेरे स्पीच से हो, चाहे किसी और एक्शन से हो, अहिंसा अगर लाना है, नॉन वायलेंस लाना है, तो मुझे पहले सीखना ही होगा अनेकांतवाद। तो पांच इसमें पंच महाव्रत माने जाते हैं, 5 महाव्रता बोला जाता है, जिसमें अहिंसा से हम स्टार्ट करेंगे जब भी हम जैन फिलोसफी पढ़ेंगे। और हम देखेंगे अहिंसक हम हो ही नहीं सकते, नॉन वायलेंट हो ही नहीं सकते, जब तक हम दूसरे के व्यू या कम से कम अपने व्यू को ये माने कि ये मेरा व्यू है बट ये कंप्लीट है, हमेशा सच है। ये जिद अगर हम इस समझ को बना लें तो पॉसिबल है। तो ये थे चारवाक, बौद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफी, जो कि अनऑर्थोडॉक्स हैं। अनऑर्थोडॉक्स क्यों हैं, इसकी वजह बताएंगे, या नास्तिक क्यों है इसकी वजह बताएंगे संजय। ये नास्तिक क्यों है, नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं इनको? सर क्योंकि इनका वेदों वेदों में विश्वास नहीं है। तो तो आज भारतीय परंपरा में वेद आधार हैं किसी को नास्तिक या आस्तिक कहने का। और वेदों पर जो, वेदों में, वेदों को सत्य मानने वाले या वेदों को अथॉरिटी एक्सेप्ट करने वाले जो दर्शन हैं, उनको ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन जो भारत में है, उनकी संख्या 6 है, 6 है। पहला मैंने बताया था, सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम इज सांख्या। और जो सांख्य है वो कपिल मुनि ने दिया है। और मैंने आपको बताया था श्रीमद् भगवद गीता में भी सांख्य को श्री कृष्ण ने सबसे पुराना और सबसे अहम, सबसे प्रमुख दर्शन में काउंट किया है। और सबसे पहला ज्ञान उन्होंने सांख्य के ही देने की दी है अर्जुन को। और सांख्य जो फिलॉसफी क्रिएट करता है, उसी का टेक्निक डेवलप करता है योग। जो योग डेवलप किया पतंजलि ने, पतंजलि ऋषि ने योग डेवलप किया। तो इसकी जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा का मतलब एपिस्टेमोलॉजी, वो सांख्य से आती है। और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो आता है योग से। तो सांख्य जहां कहता है पुरुष और प्रकृति दो पॉस्टुलेट्स हैं, जिसमें जो पुरुष है वो सेल्फ है या सोल है या माइंड है, और जो प्रकृति है वो मैटर है। मुक्ति अगर मिलनी है, किसी को लिबरेट होगा, तो बताओ मैटर लिबरेट होती है या सोल लिबरेट होता है? जल्दी से बताओ। सोल। ठीक है सर। सोल लिबरेट होगा।
मैटर क्या लिबरेट होगा? तो लिबरेशन ये है कि जब सोल जो है या सेल्फ जो है या पुरुष जिसको कहा जा रहा है, जब ये समझ लेता है, वो डिटैच हो जाता है मैटर से, वो डिटैचमेंट से वो, वरना आमतौर पे क्या होता है, उससे अटैच रहता है वो, अपने आप को मैं अपने आप को शरीर ही मान रहा हूँ, मैं अपने आप को किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का हस्बैंड, किसी का कुछ 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 मान रहा हूँ, सारी वस्तुएं मेरी हैं। मैटर को मैंने अपना लिया है, वो मैटर मेरे शरीर से जुड़ा हुआ हो या और मेरे, जिसको मैं जिस पे मैं अपना अधिकार, अपना राइट समझ रहा हूँ, वो सब मैटर है। जिस दिन पुरुष जो है, यानी सेल्फ जो है, सोल जो है, इसके डिटैचमेंट को समझ जाता है, सांख्य के अकॉर्डिंग पुरुष समझ जाता है कि मैं एक्चुअल में मैटर नहीं हूं, मैं केवल शरीर नहीं हूं, या जो मटेरियल वर्ल्ड है ये मैं नहीं हूं, मैं इससे डिटैच हूं, उस समय लिबरेट हो जाता है। यही ज्ञान भगवत गीता में सांख्य के रूप में कृष्ण ने दी। बट अब ये कहानी सी है, इसको जब तक प्रैक्टिकल कुछ टेक्निक से नहीं बताएंगे, ये कैसे डिटैचमेंट होगा, मैं और मेरे का भाव तो खत्म ही नहीं होगा। तो इसके एक्शन के तौर पर योगा आया। योगा में पतंजलि ने टेक्निक बताई, और टेक्निक बताया कैसे। जो यौगिक टेक्निक्स हैं वो क्या हैं? दे आर टेक्निक्स फॉर कंट्रोल ओवर बॉडी, माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। तो इसकी विधियां हैं योग की तमाम। और लास्ट में जो लास्ट स्टेज है, डिफरेंट टेक्निक करते जाएं हम, तो हम धीरे धीरे अपने बॉडी पर, माइंड पे और सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करते जाएंगे। और जो लास्ट स्टेज है वो है समाधि। जो समाधि स्टेज है, वहां पर जो सांख्य बोल रहा था, पुरुष और प्रकृति का डिटैचमेंट, वो समझ में आ जाएगा। तो सांख्य जहां पर केवल ज्ञान मार्ग बता रहा था, ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग हिंदुज्म में तीन मार्ग हैं ज्ञान के: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो सांख्य जहां ज्ञान को बता रहा था कि देखो, तुम जानो कि तुम अलग हो, तुम मैटर नहीं हो। लेकिन अब ये जानो बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो रट ही लिया हमने। तो वो कैसे जानेंगे, उसका पूरा प्रोसेस योग है, योगा में है। तो ये जो रामदेव करा रहे हैं, ये केवल 12 में से फर्स्ट स्टेज है, वो केवल व्यायाम है। तो ये व्यायाम योगा नहीं है। योगा का मतलब यूनियन, एकाकार हो जाना। क्या यूनियन? मैं जो आत्मन हूं और जो परम आत्मा है, उसमें केवल, वैसे जैसे एक बूंद, पानी की बूंद और सागर का जो भेद है, खाली वो भेद है। एक्चुअल भेद कुछ भी नहीं है, मटेरियलिस्टिक भेद कुछ नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल कॉमन है, केवल साइज का फर्क है। हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो सांख्य और योग कमाल के दर्शन हैं। और अभी क्योंकि संक्षेप में मैंने बताया है, तो इसको इतना ही समझाया जा सकता है। फिर आया न्याय। न्याय किसने दिया? न्याय फिलॉसफी गौतम गौतम मुनि। मुनि। गौतम गौतम। मुनि ने। और इनका काम है ये, जो बिल्कुल फिजिक्स की तरह उन्होंने बताया है कि ये जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, जो मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स है, वो पूरे मैटर जो हैं वो स्पेसिफिक एटम्स के बने हुए हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है, रीजन और एक्सपीरियंस पर ध्यान दो, जो कि साइंस कहता है। साइंस भी रीजन और एक्सपीरियंस की बात करता है। रीजन की बात करने की वजह से हम मैथमेटिक्स को भी साइंस बोल देते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हायर स्टडी, आप में से ज़्यादातर लोगों ने की है, ज़्यादातर इंजीनियर हैं आप में से, तो आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो रीजन वीजन नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री रीजन तो केवल प्योर रीजन मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक्सपीरियंस है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो रीजन और
एक्सपीरियंस के थ्रू हमें इस यूनिवर्स को जानना चाहिए, और बहुत साइंटिफिक टाइप का मेथड दिया है उन्होंने। फिर इसी की जो ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी को आगे बढ़ाया वैशेषिक ने, और वैशेषिक किस ऋषि ने दिया? कनाद। ठीक है, कनाद ऋषि ने दिया। उसके बाद मैंने बताया था पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, क्योंकि उत्तर मीमांसा ज्यादा प्रचलित हो गया वेदांत के नाम से, तो पूर्व मीमांसा को खाली मीमांसा भी बोल देते हैं। तो कहीं पर आप खाली मीमांसा देखें, केवल मीमांसा लिखा हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये पूर्व मीमांसा है जो जैमिनी ने दिया था। और उत्तर मीमांसा लिखा हुआ कब मिलेगा? उसकी जगह आपको वेदांत मिलेगा। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा तो मैंने आपको बताया था, हैरी पॉटर की कहानियां हैं। उसके अंदर वो बताते हैं कि विष्णु भगवान और ये भगवान वो भगवान। ठीक है, इसको तो फिलॉसफी भी ठीक से नहीं कहना चाहिए, वो ठीक है, वो धर्म की बातें हैं, और धर्म और फिलॉसफी में डिफरेंस है। तो ये बताते हैं कि वेद बिल्कुल सच हैं, और इटर्नल ट्रुथ है इसके अंदर, और जो भी पॉसिबल नॉलेज है इस यूनिवर्स में वो सब कुछ वेदों में है। मतलब ये वही मैंने बताया ना, कॉमन बात बताई कि हैरी पॉटर है ये पूरा। और जो वेदों से ही धर्म निकल कर आता है, धर्म को मानेंगे आप तो आफ्टर डेथ हेवन में चले जाएंगे। तो फिलोसफिकल ग्राउंड कम है, मिथोलॉजी और ये सब बातें ज्यादा हैं। असली जो काम शुरू होता है वो होता है वेदांत से। अब मैंने आपको बताया वेदांत नाम से पता चल रहा है वेदों के अंतिम भाग, अंत, वेद अंत। अब अंतिम भाग से क्या मतलब है? अंतिम भाग से मतलब है कि वेद वेद सब लिखे जा चुके हैं, चार वेद हैं, चारों लिखे जा चुके हैं, और उसके बाद बहुत सारा समय गुजर गया है और लोगों ने अलग अलग ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन किया है उन्हीं वेदों का। और इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों हो गया, इसका रीजन भी मैंने बताया था। एक ही किताब का इंटरप्रिटेशन इतना ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व पश्चिम कैसे हो गया? कोई कह रहा है कि अभी हम देखेंगे अद्वैत, अद्वैत कह रहा है कि जो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा मतलब इंडिविजुअल और ब्रह्म एक ही है, वो अद्वैत है। वहीं पर द्वैत है, द्वैत का मतलब डुअल। और उसमें कह रहे हैं कि हमें तो जब अगर पूजा करनी है किसी की, तो पूजा और मैं, मतलब पूजा करने वाला और जिसकी पूजा हो रही है, दो अलग अलग होंगे तभी तो पूजा होगी, तो वहां पे द्वैत आ जाएगा। तो कैसे इतना डिफरेंस कैसे आ गया, जहां पर एक तरफ हम मिस्टिक और स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। क्या रीजन बताओगे अगर कोई पूछता है तो? ये पूरा पश्चिम मतलब धरती और आसमान का अंतर कैसे आ गया? सेम बुक से, सेम वेदों की किताब से, बताओ। सर ये इंटरप्रिटेशन की वजह से। अरे इंटरप्रिटेशन इतने अलग क्यों हो गए? सर वर्बल थे ना, रिटर्न नहीं थे। अरे बाद में तो लिख ही लिए गए भाई। सर वो कविताओं के और छंदों के रूप में यस, लिखे हुए थे। मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सारी जो भी एंसेंट बुक्स हैं, वो तरीका ही था रटने का, और रटना आसान हो, क्योंकि लिखने का कोई कागज वागज तो बहुत बाद में इनोवेट हुआ। लोग लिखते थे किसी जानवर की छाल पे, या किसी पेड़ की छाल निकाली उस पे लिखते थे, तो कितना लिख सकोगे उस पे? उस पे आप इतना नहीं लिख सकते, बहुत लिमिटेड ही लिख सकते हैं, और फिर उसकी अपनी डिस्ट्रॉय होने की भी क्षमता है, और वो भी कम अवेलेबल था। बट अगर हम आपको मेमोराइज कर दें तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेमोरी से याद होता जाएगा। बट दिक्कत वही है, मेमोरी में आप पोएट्री याद कर सकते हैं। देखो, अगर आप में से कुछ लोगों को अगर पोएट्री पसंद है, तो 10 साल बाद भी याद रहता है। कई बार रिलेवेंट कोई सिचुएशन होती है और दिमाग में कोई कविता या कोई शेर या कोई पोएट्री दिमाग में आ जाती है, जिन लोगों को पसंद है, कहने का मतलब। और जो बिल्कुल नीरस हैं अंदर से, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई कोटेशन ऐसा कुछ ना कुछ याद आ जाता है, उसमें से ज्यादातर याद रहने के चांसेस जिसमें रिदम हो उन शब्दों का रहता है, हमारा माइंड जल्दी उसको कैच कर पाता है। ठीक है,
तो अब इस वजह से, पोइट्री की वजह से उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। इसी वजह से तो देखो तमाम पुरानी किताबें, केवल ना हिंदुओं की, लगभग सभी धर्मों की, वो पोइट्रिक फॉर्म में है। देखो पवित्र कुरान देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, देखो वो झूलने लगते हैं बैठे बैठे झूम झूम के पढ़ते हैं। झूमना इसलिए है कि आमतौर पे अगर आप अंदर से रिजिड नहीं हैं, या छोटे बच्चों को देखिए जो आमतौर पे इंटरनल रिजिड नहीं होते, तो वो बहुत छोटा सा बच्चा भी किसी म्यूजिक पर थिरकता है, मतलब थिरकने का मतलब अपना पैर वैर पटकता है, अपने ढंग से थिरक रहा होता है। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल रिजिडिटी छोड़ दी है, तो वो अपने आप ही पैर या हाथ या दोनों या जैसा भी है थिरकना स्टार्ट हो जाता है। तो रिदम में थिरकना इंक्लूड है। तो आप देखेंगे इस तरह की जो चीजें पढ़ते हैं, या हमारी किताबें जो सबसे फेमस हैं, वो भगवत गीता उतनी फेमस नहीं है जितना फेमस है क्या, रामचरित मानस। रामचरित मानस ज्यादा फेमस क्यों है लोगों में, बताओ? रिदम की वजह से। ठीक है, तुलसीदास ने लिखा भी है कि ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये गाने के लिए है। तो तो इस तरह से हमने अपने सभी लोगों ने अपने धर्म को आगे तक बढ़ाया है। पर दिक्कत उससे वही आ गई। तो उपनिषद निकले और ब्राह्मण्स निकले। उपनिषद थे वो मिस्टिक और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, जो जिससे अलग तरह के सोच समझ निकली। ब्राह्मण्स थे वो इंस्ट्रक्शंस थे रिचुअल्स के और सेक्रीफाइस के, यानी कि कर्म कांड और बलि। तो जो बलि है या कर्म कांड है, उसका आधार या उसकी बेस बुक्स थे, उसका नाम था ब्राह्मण्स। ठीक है, अब हम आते हैं, मैंने कहा कि इन्हीं वेदांत के आधार पर आप देखेंगे 6 सब स्कूल और बने। तो उसमें से आपने नाम वाम लिख ही लिए हैं, फटाक से लिखो। वेदांता, और सॉरी, अद्वैत, अद्वैता, अद्वैत, ADVAITA, अद्वैत। अद्वैत किसने, इसके इसके कौन है आदि ऋषि? शंकराचार्य। आदि शंकरा, आदि शंकर। तो ये जो आदि शंकर हैं, इन्होंने क्या, तो हमें बस 2-3 लाइन में लिख लेना है। हालांकि अद्वैत तो हम पढ़ेंगे तो मुझे तो मतलब मजा ही आ जाता है मैं तो 10-12 दिन पढ़ा सकता हूँ अद्वैत। तो लिखो, इट स्टेट्स दैट both the individual self, आत्मा, आत्मन लिख देते हैं, ATMAN। It states that both the individual self and Brahman and Brahma, BRAHMAN, and Brahma are the same. And knowing this, cause liberation। तो बस इतनी सी बात है। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सेल्फ यानी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, और इसको जान लेना लिबरेशन है। मान लेने की बात मैंने नहीं कही है, शब्द जानबूझ के लिखवाया है, जान लेना। अब कैसे जानेंगे, इसके लिए पूरी लंबी चौड़ी थ्योरी है, वो तो हमें फिलहाल जानना नहीं। तो बस अद्वैत इतना ही लिखें। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखवाया था? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, वही VISISHT, विशिष्ट अद्वैत, ADVAITA, विशिष्टाद्वैत। ऐसे एक साथ लिख देते हैं इसको। इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं रामानुज। लिखो, इट बिलीव्स दैट
it believes that all diversity is subsumed, sub SUB, SUMED, subsumed to a unified whole. Unified whole. विशिष्टाद्वैत कहता है, यह विश्वास करता है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है वह एक की तरफ संकेत करती है। देखो, जब हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि शंकराचार्य शंकर की जो आदि शंकर हैं, इनकी एज बहुत कम थी। अब बताया जाता है कि शायद 32 की एज में इनकी डेथ हो गई, और रामानुज 120 साल तक जिए। और ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, तो 120 साल जिए ही होंगे। और जो आदि शंकर हैं, उन्होंने लगभग सारे जितने वेद हैं उन सब पर टिप्पणियां लिखी, उपनिषद लिखे। और उपनिषद कितने लिखे? 108, 108 उपनिषद। उन पर कमेंट लिखा आदि शंकर ने। और भारत के चारों कोनों पर डिफरेंट मठ बनाए, जो धर्म को स्थापित करने के लिए था। ऑफ कोर्स, कुछ भारत के 4 मठों के नाम बताएंगे आप जो आदि शंकर ने बनाया? ये तो बहुत ही फेमस है, बच्चों के जीके में पूछा जाता है। बताओ कौन कौन से जगह पे बनाया उन्होंने? बताइए, आदि शंकर के स्थापित मठ। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ? हाँ, सर नॉर्थ में द्वारका का है। नहीं, द्वारका तो नॉर्थ में नहीं हो सकता। ओ वो तो सॉरी, वेस्ट में हो सकता है। वेस्ट में सॉरी। हाँ, सर नॉर्थ में ये बद्री काश्रम जो ज्योतिर्पीठ है, और शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। गोवर्धन पीठ है सर पुरी में, ईस्ट में। और श्रृंगेरी शारदा हाँ। पीठ है, ये तो आपका ये कर्नाटक में। सब एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट है, इसको आप लोग देखिएगा, उस समय मैं बताऊंगा अभी। खैर, तो ये लिख लिया भाई? संजय, लिख लिया आपने इसका विशिष्ट अद्वैत? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। विशिष्ट अद्वैत ये रामानुज ने दिया, और जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि जितनी भी भिन्नताएं हैं वो एक के को इंकित करती हैं। सर क्या एक? एक की तरफ अच्छा, इंकित, इंकित मतलब इशारा करती हैं। चलो, दूसरा है, नेक्स्ट है मतलब द्वैत। द्वैत किसने दिया? द्वैत फिलॉसफी बताओ। प्रशांत बताओ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। प्रशांत? माधव माधवाचार्य। हाँ, मध्व ने, मध्व या माधवाचार्य। ठीक है, लिखो। इट कंसीडर्स Brahm and Atma are two different entities, and the bhakti as the root of eternal salvation. द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब एक। जहां पर आदि शंकर आत्मन इन सेल्फ को और ब्रह्म को, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है ये। ब्रह्मा तो एक देवता का नाम है, ब्रह्म अलग है ये। ठीक है, तो जहां पर आदि शंकर आत्मा और ब्रह्म को एक ही मान रहे थे, वहीं पर मध्व क्या कह रहे हैं? दो हैं, बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं। और भक्ति एक तरीका हो सकता है
इस मुक्ति का, इस साल्वेशन का, तो लिख लो, लिख क्या लो, यही बोल लिखना ही है। द्वैत मध्वाचार्य के अनुसार ब्रह्म और आत्मा दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। भक्ति मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वहीं पर अद्वैत भक्ति कहेगा या नहीं कहेगा? रूट भक्ति होगा अद्वैत में या नहीं होगा, बताओ। नो सर। आदि शंकर भक्ति कहेंगे इनकी तरह, मध्व की तरह, या कुछ और कहेंगे? बताओ, कुछ और आंसर देंगे, और कुछ और का मतलब क्या देंगे? कौन सा रूट होगा, बताओ रोहिणी। इटर्नल साल्वेशन चाहिए नहीं चाहिए तुम्हें? यस सर। तो सर बताओ आदि शंकर के साथ तो अलग होगा क्योंकि वो उनको क्या डिफरेंट होगा, एंटिटीज नहीं मानते हैं। क्या होगा? सर भक्ति तो नहीं होगा, बाकी पता नहीं क्या होगा। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, यस सर। ज्ञान। क्योंकि यस भक्ति के लिए सर। दो चाहिए, कम से कम दो होंगे, जो मतलब जो भक्त और जिसकी भक्ति की जा रही है, दो होंगे तभी तो भक्ति हो सकेगी। बट जब अद्वैत कह रहा है कोई, तो ये खाली जान लिया हमने, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये जान लेना ही लिबरेशन है। तो जानना मतलब ज्ञान, नॉलेज। तो इट्स रूट क्या होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। वहीं पर द्वैत जो मध्व हैं, मध्वाचार्य, वो साल्वेशन का, इटर्नल साल्वेशन का रूट रूट भक्ति बताएंगे। ठीक है, ठीक है। वहीं पर अब तुम लोग अपने जितना समझा है उसके हिसाब से बताओ, योग कौन सा रास्ता बताएगा? कर्मा, कर्म करो, तभी तो मैंने कल कहा था योगा करोगे तभी होगा। कर्म करेंगे तो बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह है, ये वाला और ये वाला सॉल्ट आप मिलाएंगे तो नेक्स्ट चीज ये बन जाएगी। योगा में भी यही है, योगा में बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आप बिलीव करो या ना करो, प्रोसेस है, टेक्निक है, उस टेक्निक को इस्तेमाल करो। ये तो बाद में ये जोड़ दिया गया कि हिंदुज्म का है, और उसमें इतना बवाल भी हुआ था, और हमने भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, अरे जिसको करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। स्कूलों में डालने की कोशिश की कि वो कंपलसरी करना होगा। अरे स्कूल में पीटी वीटी कर तो रहे हैं, और बाकी चीजें आप करें, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग खुद करेंगे। तो योगा कर्म मार्ग है, मैंने आपको बताया था तीन रास्ते बताए गए हैं साल्वेशन के हिंदुज्म में, ज्ञान, कर्म, भक्ति। उसमें से द्वैत जो है, मध्व जो है, वो भक्ति वाले हैं, पातंजलि कर्म वाले हैं, और सांख्य और अद्वैत ज्ञान मार्ग है। मार्ग मतलब रूट। नेक्स्ट, निम्ब का निम्बकाचार्य या निम्बार्क। निम्बार्क की फिलॉसफी क्या है? द्वैता अद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों हैं। कॉम्प्लेक्स इंसान है ये, कह रहे हैं कि जो सत्य है वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, यानी कि डुअल भी है और सिंगल भी है। ठीक है, तो लिखो इसको, डिप्लोमेटली इसका आंसर दे देते हैं, लिखो। इट स्टेट्स दैट द ब्रह्म इट स्टेट्स दैट द ब्रह्म is the highest reality, the controller of all, comma, the controller of all. द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य के अनुसार ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, सत्ता, रियलिटी, जो सभी का नियंत्रक है, सभी चीजों का नियंत्रक है।
बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इन सब को, ये सब खाली नाम है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, खाली नाम को रटना ही पड़ेगा आपको, किसकी कौन सी फिलॉसफी है और एक एक लाइन में बताने के लिए। लिख लो, नेक्स्ट है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत, तो शुद्ध अद्वैत अलग अलग नहीं लिखते, इसलिए लिख देते हैं शुद्धा अद्वैत। वैसे है ये शुद्ध अद्वैत, किसका दिया हुआ है बताओ संजय? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कौन सा? वल्लभाचार्य। वल्लभ। हाँ, मैंने बताया था इन लोगों के मंदिर के तौर पे आप देख सकते हो, ये जो अक्षरधाम मंदिर है इतना बड़ा, और भी कई जगह अक्षरधाम मंदिर है, ये दिल्ली वाला भी देख सकते हैं। तो लिखो, इट स्टेट्स दैट द बोथ गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ्स आर द सेम एंड नॉट डिफरेंट। it states that both God and the individual self are the same and are not different. सर शंकराचार्य ने भी यही कहा था, तो डिफरेंट क्या हुआ इनमें? हाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। अ, वल्लभाचार्य जो कह रहे हैं वो शुद्ध अद्वैत जो है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब अद्वैत कहता है, अद्वैत कहता है जब तक आपको अल्टीमेट नॉलेज नहीं हो जाता, जब तक आप ब्रह्म है ये नहीं समझ पाते, तो इसके पहले के स्टेज में ईश्वर को वो मान लेते हैं। ठीक है, और ईश्वर और ब्रह्म में फर्क ये है कि ईश्वर जो हम आज भगवान भगवान की पूजा करते हैं वो ईश्वर हैं, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जगह जगह शंकर भगवान की शिवलिंग स्थापित किया और मंदिर बनवाए। तो वो कह रहे हैं कि जब आप अल्टीमेट नॉलेज को जानेंगे तब तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, पर जब तक आप वो नहीं जानते तब तक काम चलाऊ दुनिया के लिए ये जो भगवान या ईश्वर हम जानते हैं उनका होना ठीक है। शुद्ध अद्वैत इससे अलग बात कहता है। ठीक है, ठीक है, तो अद्वैत कहता है कि वर्ल्डली जब तक हम इस सत्य को नहीं जानते कि अहम ब्रह्मास्मि, उससे पहले ईश्वर वगैरह या दुनिया वगैरह हमारे लिए सच है, और उसके हिसाब से ईश्वर को मान लेना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क है, और इनके टेक्निक में भी फर्क है चीजों को, सत्य को जानने में, इसलिए एक एक लाइन में लिखने में इतना ही काफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद, चैतन्य महाप्रभु। सर वो हिंदी में बोल दीजिए पहले। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य के अनुसार ईश्वर और आत्मा एक हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। देखो, बेसिक फर्क ये है, शुद्ध अद्वैत जो है वो ईश्वर को सत्य मान रहा है, जबकि अद्वैत में ईश्वर उसको कहा जा रहा है जब तक मुझे भ्रम है इस दुनिया का तब तक ईश्वर है, जिस दिन ये भ्रम खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी और ईश्वर भी खत्म हो जाएगा, और केवल जो बचेगा वो होगा ब्रह्म। ब्रह्म जो है अद्वैत में सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके नीचे वाली जो अथॉरिटी पर कौन है हायरार्की में, सेकंड है ईश्वर, गॉड। तो समझ में आ रहा है, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग? सर अद्वैत के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो छोटी वो छोटी अथॉरिटी है, छोटी का ही प्री स्टेज है और जो ब्रह्म की। ब्रह्म है वो तो सुप्रीम है। ठीक है, और हम जो हैं, जो हम आत्मा हैं, हम जो लोग हैं इंडिविजुअल सेल्फ, वो भी एक्चुअल में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा तो कुछ और है ही नहीं, बट वो माया के अधीन होकर, माया के अंदर पढ़कर अपने को अलग समझ लेता है। जब अपने को अलग समझता है, अपने को अलग समझते ही फिर ईश्वर आ जाता है, फिर ये जगत आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है,
सर अद्वैत के अकॉर्डिंग फिर जो गॉड है वो भी ब्रह्म का ही हिस्सा है। ब्रह्म है वो भी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इल्यूजन भ्रम है, ईश्वर क्या है, भ्रम। जैसे ये जगत भ्रम है, इल्यूजन है, दोनों इल्यूजन है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है अद्वैत में, ब्रह्म। ठीक है। और अभी अद्वैत हम पढ़ेंगे यार अभी बाद में, अभी मोटे तौर पे समझ में आ रहा है क्या, बताओ। तो लास्ट वाला नहीं आया, अचिंत्य भेद अभेद। नहीं, अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं है। मैं तो अभी अद्वैत के बारे में बता रहा हूँ। अद्वैत समझ में आया। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो एक है। एक कौन है ब्रह्म। बता, ब्रह्म। ठीक है। एक वो है, उसको कहते हैं ब्रह्म। और हम वही हैं, बट हम क्यों नहीं जानते कि हम ब्रह्म हैं? क्योंकि बीच में आ गई है माया। माया ने इस पूरे संसार को भ्रम में डाल दिया है, भ्रम में यानी इल्यूजन में डाल दिया है, और जिसकी वजह से हम भेद करने लग गए हैं। अरे ये कहानी हम लोग बात करेंगे, समझ बहुत बहुत बढ़िया समझ में आएगी जब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता की बात नहीं है, बट अभी तो हमें केवल एक फैक्ट के तौर पे बताते चलना है। लिखो, अचिंत भेद अभेद लिखो। किसका है ये? चैतन्य महाप्रभु का। लिखो, इट एम्फेसाइज दैट द इंडिविजुअल सेल्फ, मतलब जीवात्मा, इंडिविजुअल सेल्फ is both different and not different from Brahma. It emphasizes that individual self, that is Jivatma, is both different and not different from Brahma. ये कह रहा है, लिखो हिंदी में, अचिंत्य भेद अभेद के अनुसार जो जीवात्मा है वह ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी, डिफरेंट भी है और डिफरेंट नहीं भी है। ये सब जादूगरों को हम लोग, सब जादूगर हैं, जादूगर है ना, है भी नहीं भी है। इनको हम लोग अभी केवल फैक्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, किसने क्या दिया, क्या मोटे तौर पे कहना चाह रहा है। आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, समझ जाएंगे। केवल ये लोग शब्दों के जाल फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैंने आपको फैक्चुअल जानकारी दी। अचिंत भेद अभेद मतलब, अचिंत का मतलब सोचा ही नहीं जा सकता, भेद भी है और अभेद भी है। कैसे, ये अभी मैं बता ही नहीं रहा आपको। फिर मैंने शुद्ध अद्वैत बताया था। शुद्ध अद्वैत, अद्वैत में बता रहा है कि जो बोथ गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ आर द सेम एंड नॉट डिफरेंट, बिल्कुल शुद्ध अद्वैत है। द्वैत्वा अद्वैत मैंने बताया था कि इसमें कुछ खास नहीं, खाली इतना बताया कि ब्रह्म इज द हाईएस्ट रियलिटी एंड कंट्रोलर ऑफ द ऑल। द्वैत बहुत आसान सी बात है, मध्व कह रहे हैं कि दो अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग है, और भक्ति ही तरीका है पहुंचने का। तो ये सब चार पांच छह चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स पे। कुछ चीज पूछनी है तो पूछिए। फैक्चुअल चीजों में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च हो जाता है, या बिल्कुल खर्च नहीं होता, इसलिए दिमाग परेशान हो जाता है।
सर द्वैत और द्वैत मतलब जो निम्बार्का वाला द्वैत द्वैत है हाँ और भेद अभेद, हाँ मतलब ये दोनों भी सेम लग रहे हैं, ये हाँ, अलग भी है थोड़े सेम थोड़े भी है। डिफरेंस पे, हाँ थोड़े थोड़े डिफरेंस पर हैं ये, ठीक है। और मोटे तौर पर एक ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अपने अपने देखने का और सोचने का तरीका अलग अलग है इनका, ठीक है। ठीक है, तो नाउ कार्ल मार्क्स, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कार्ल मार्क्स से, क्या 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 हमें देखना चाहिए, लिखो। कार्ल मार्क्स, इसका पेन देखता हूं मैं। तो बीच बीच में ऐसे ही जो केवल फैक्ट्स हैं उनकी हम बात करते रहेंगे, क्योंकि आखिरकार ये सब भी तो करना ही है। तो कुछ तो क्वेश्चंस वही कॉमन होंगे कि आप मॉरल क्यों रहें, बस मेथड बदल जाएगा। तो नई दुनिया शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स की। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग जो बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि यूं समझ लो कि दुनिया को माना जा सकता है, कार्ल मार्क्स को दुनिया की समझ का एक माइलस्टोन, और हम कह सकते हैं बिफोर कार्ल मार्क्स की दुनिया और आफ्टर कार्ल मार्क्स की दुनिया इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी दुनिया की समझ के लिए, मॉडर्न थॉट के लिए एक माइलस्टोन की तरफ से की तरह देख सकते हैं। अगर हम बहुत ब्रॉड सेंस में देखें तो कोई एक थ्योरी, कोई एक फिलॉसफी जो जमीन पे उतारी गई हो बहुत ही लार्ज स्केल में, तो वो थ्योरी कार्ल मार्क्स की कही जा सकती है। इसके बेस पे कई स्टेट बने और आज तक, और जो है इस पे लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ही रहे हैं। जहां तक एग्जाम को लेकर हमारी आवाज आ रही है ना, यस सर। बीच बीच में म्यूट तो यस नहीं हो सर। रहा, ठीक है। तो जहां तक एग्जाम की बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में, कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, ज्यादा नहीं है। और ये रहेंगे ये लोग, तुम्हें पता ही है, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है फिलहाल तो दोनों ही जगह। तो दोनों जगह क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, इसके चांसेस न के बराबर हैं। बट हाँ, एक आध क्वेश्चन आ सकता है और काफी डीप क्वेश्चन भी आ सकता है, बट जैसा पहले पूछा जाता था उस तरह के फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस की उम्मीद कम है। बट दिक्कत यह है पढ़ाते समय कि इसको गोल करके आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ समझना जरूरी है। हर तरह से एग्जाम में शायद क्वेश्चन उतने ज्यादा ना आए जितने पहले आया करते रहे हैं,
इसके बावजूद इथिकल नहीं होगा कि हम कार्ल मार्क्स के बिना एथिक्स को समझें। तो मैं ये डिस्क्लेमर दे ही रहा हूं कि ये ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस ना सेंटर में, नहीं यूपीएससी में, और ना ही यूपी पीसीएस में आने के चांस नहीं है। राजस्थान वगैरह में आ सकता है, राजस्थान या जो भी बीजेपी से रहित स्टेट बचे हैं एक आध, उनमें आ सकता है। तो ऐसा क्या है कार्ल मार्क्स जो बीजेपी वाले उसमें नहीं आएगा? ये पढ़ने के दौरान हम मोटे तौर पे समझ पाएंगे। चलो, कार्ल मार्क्स। देखो, कैपिटलिज्म के दो बड़े अपोजिट जो फिलॉसफी आई है दुनिया में, के विरोध में जो फिलॉसफी जो विरोध कर पाते हैं तार्किक रूप से, वो मैंने एक तो बताया आपको, गांधी तो खैर वो बिल्कुल ही अलग लेवल के हैं। आपने देखा कि गांधी तो की यात्रा जर्नी ही अलग है। और दूसरा नाम है कार्ल मार्क्स। कुछ लोगों ने किताब लिखी भी है, गांधी एंड कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा, इस टाइप की तमाम लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा, पढ़ने हम जा रहे हैं तो वो कुछ हम एक रोड मैप बना लें। तो पहला रोड मैप तो यही होगा, हाउ मार्क्स आइडेंटिफाइज व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल। तो लिख लो, नैतिकता और अनैतिकता की पहचान का आधार क्या है मार्क्स के अनुसार। हाउ मार्क्स आइडेंटिफाइज व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल। क्या है नैतिक, क्या है अनैतिक मार्क्स के अनुसार। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा ही अगर आएगा तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है। दूसरा लिखो, इसने, कार्ल मार्क्स ने मतलब, धर्म, विवाह जैसी संस्थाओं की आलोचना क्यों की। वाई मार्क्स क्रिटिसाइज रिलीजन, कॉमा मैरिज इंस्टीट्यूशन एंड, हाँ, वाई कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज रिलीजन एंड मैरिज इंस्टीट्यूशंस। इसने धर्म, विवाह जैसी संस्थाओं की आलोचना क्यों की। तो धर्म पर इसकी अपनी एक समझ है, विवाह इंस्टीट्यूशन पर, विवाह जो संस्था है विवाह पर एक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन ना भी आए तो जब जितने भी फेमिनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी पेपर में, तो एक आर्गुमेंट या एक पक्ष मार्क्स का होना चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत क्या है। अलगाव, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। अलगाव, एलिनेशन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मार्क्स आता है तब ये इंपॉर्टेंट है, अब मार्क्स कोई गायब कर दें तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। एलिनेशन, अलगाव, अलगाव का सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। एक और बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूंजीवाद के खतरे या पूंजीवाद के नैतिक खतरे क्या हैं। व्हाट आर द मॉरल हैजार्ड्स ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के नैतिक खतरे क्या हैं, व्हाट आर द मॉरल हैजार्ड्स। तो मॉरल हैजार्ड्स एक दिया गांधी ने, वो याद रखना है आपको। अब हम मार्क्स का देखेंगे।
दोनों ही हजार्ड मानते हैं, पर दोनों के निपटने के तरीके अलग अलग होंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न हम कार्ल मार्क्स में देखेंगे, इनके उत्तर खोजेंगे। और जो 2-3 क्वेश्चन तो शुरू से चले आ रहे हैं पहले दिन से ही, कि वही आप अपने आप को मॉरल क्यों रखेंगे, आप भ्रष्टाचार में क्यों नहीं पड़ेंगे, क्यों आप करप्शन में नहीं पड़ेंगे, या वही कि दुनिया में सब लोग इमोरल हैं, ज्यादातर लोग इमोरल हैं, मॉरल व्यक्ति को खाली कष्ट होगा, खाली वो पेन में पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि बस उतना ही मॉरल रहें जितने से नुकसान ना हो हमारा। इस तरह के बहुत ही मीठे मीठे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे में आपको कई आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट कार्ल मार्क्स से भी मिल जाएगा। तो शुरू से चला आ रहा है कि आप नैतिक क्यों रहेंगे, इसका आंसर जो हम तमाम दे रहे हैं उसमें से एक आर्गुमेंट कार्ल मार्क्स का भी बनेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम कार्ल मार्क्स में देखेंगे। तो बताओ, आप लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मार्क्स आइडेंटिफाइज व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल। बताओ। पहले एक काम करो, जो लोग कार्ल मार्क्स पढ़े हुए हैं उनसे थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कार्ल मार्क्स की, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हिस्ट्री जानना हमारे लिए, बट शायद एथिक्स को, कार्ल मार्क्स के एथिक्स को समझना आसान होगा अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड, क्योंकि गांधी को हम थोड़ा ज़्यादा जान रहे थे तो ज़्यादा समझ पाए। तो रोहिणी बताएंगी जो भी कार्ल मार्क्स की एक फैक्चुअल या हिस्टोरिकल कार्ल मार्क्स का बैकग्राउंड है, कहाँ से क्या क्या किया और कैसे इसने अपनी थीरीज, अपनी फिलॉसफी, अपनी थिंकिंग डेवलप की। फिर मैं एथिक्स की बताऊंगा। बताओ रोहिणी। सर मार्क्स को मतलब थोड़ी सी देर में बताना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तुम ज्यादा देर में मार्क्स को बताओ, 10 मिनट में बताओगे, 15 मिनट? सर उससे कम में हो जाएगा। तो बताओ, फिर तुम डिटेल में बताओ। मार्क्स जो था उनको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली, एक यंग मार्क्स एंड एक मैच्योर लेटर। मार्क्स, लेटर मार्क्स। तो मार्क्स ने सबसे पहले अपनी जो थ्योरी शुरुआत की थी, he started with the theory of alienation only. He had a very deep understanding of human, his relationship with the मतलब nature and his own capabilities. तो थ्योरी ऑफ अलिनिएशन में ये मतलब सबसे पहले तो उन्होंने सोसाइटी को 2 क्लासेस में डिवाइड किया, वंस आर हैव्स एंड द अदर्स आर हैव नॉट्स। उनके हिसाब से ये एक जीरो सम गेम था। इसका मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए कुछ लोगों के पास नहीं होगा। इससे आई थ्योरी ऑफ अलिनिएशन। थ्योरी ऑफ अलिनिएशन में उन्होंने सब, इसका बेसिक टेनेट यही था कि अ ह्यूमन इज अलिनिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन लेबर। और उसके बाद आई थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट मतलब अप्रोप्रिएट करती है और अलिनिएट करती है। तो the first class is the haves are called bourgeoisie and the ones who are have-nots are called proletariat. Where he is explaining that in the capitalist system of economy, the bourgeoisie class appropriates all the labor of the laboring class through the exchange value. मतलब एक चीज की यूज वैल्यू होती है बट उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट करता है वो सिस्टम। और जो मेरी खुद की एबिलिटी से मैंने कोई भी चीज प्रोड्यूस की है, एक कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड में मैं उस प्रोडक्ट से खुद ही बहुत दूर हो जाता हूँ, मैं अपनी ही मेहनत के प्रोडक्ट से बहुत दूर हो जाता हूँ। एंड
सर इसके बाद हाँ बताओ। हाँ सर, स्टेट के बारे में उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है थ्रू बुर्जुआजी क्लास. So he says that the state is nothing but a tool of serving the interest of the bourgeoisie class. इसीलिए in the later stages he talks about the state withering away because state is nothing but an accommodation of exploitative relationship between the bourgeoisie and the proletariat. वो बुर्जुआजी का सपोर्ट करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लेबर को एक्सट्रैक्ट करे, उसे उससे दूर करे एक फैक्ट्री प्रोडक्शन के बेसिस पे, और जो उसका मेहनताना है, जो उसका फेयर वेज है, वो पे ना करे, बल्कि उसको मतलब इफ अ वर्कर इज वर्किंग तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि इसको कम से कम पैसा दूं और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाऊं. और ये इनहेरेंट है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वरना फिर प्रॉफिट होगा ही नहीं और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटलिस्ट सिस्टम काम करता है. हम्म तो सर उन्होंने काफी सारी राइटिंग्स लिखी जिनको भी डिवाइड किया गया है. एंड बाद में उन्होंने जो स्टेटलेस सोसाइटी का एक दर्शन दिया है, मुझे लगता है दैट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली फॉलोड बाय इवन रशिया because state never withered away, it even strengthened itself in the form of command economy. तो वो इक्वालिटी की बात करते थे ताकि बुर्जुआजी चले जाए और जो प्रोलेटेरिएट है वो पूरी स्टेट का कंट्रोल कर लें, और इस तरह से कंट्रोल करें कि एक दिन स्टेट बचे ही ना. एक तरह से आप इन्हें गांधी की तरह देख सकते हैं, जब राम राज्य हो, लोग कम्युनिटी की फॉर्म में रूल कर रहे हो लेकिन कोई किसी और के ऊपर रूल ना कर रहा हो, कोई एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप ना हो और कहीं भी ऑपरेशन ना हो. तो डिफरेंस क्या है गांधी और इसमें? हेलो. यस सर. गांधी डिफरेंस ये है कि गांधी मोरालिटी के बेसिस पे मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स ऐसे पहले थिंकर थे जिन्होंने साइंटिफिक मटेरियलिज्म को अपना बेसिस बनाया और उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया भी एक शोध करके कि किस तरह से जो वैल्यू है वो अप्रोप्रिएट कोई एक ज्यादा कर रहा है जो उसे डिजर्व नहीं करता. चलो ठीक है, हो गया कुछ और? सर अभी तो इतना ही. अभी इतना ही, ठीक है. ठीक, देखो, नोशन ऑफ आइडियल वर्ल्ड बनाने की बात है, चाहे वो गांधी हो चाहे वो मार्क्स हो. और गांधी के बाद मार्क्स को पढ़ना बहुत ही मजेदार भी है. कहाँ गांधी अहिंसा की बात कर रहे हैं और मीन्स और एंड दोनों को नोवेल होने की जरूरत है, ऐसा गांधी कह रहे हैं. वहीं पर एक मीन्स के तौर पर हिंसा का इस्तेमाल अगर हो तो वो मॉरल होगा. इस थ्योरी के साथ कार्ल मार्क्स हैं और हम समझेंगे उनके दृष्टिकोण को उन्हीं की नजर से. तो थोड़ी देर के लिए हमें गांधी को समाप्त करना है और कार्ल मार्क्स पर आना है, कम से कम पहली क्लास में. आज तो मैंने खाली क्वेश्चंस लिखाया है, खाली इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से कार्ल मार्क्स को समझेंगे. और लगना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जब तक क्रिटिसिज्म पे ना पहुंचे तब तक कार्ल मार्क्स बिल्कुल ठीक है, ऐसा तब जाके आपको याद रहेगा. वरना आप शुरू में ही क्रिटिसाइज कर देंगे, और जो कि आसान नहीं है ऑफ कोर्स, वरना बात खत्म हो चुकी होती दुनिया से कार्ल मार्क्स की. तो हम देखेंगे. तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पहले पढ़ ही चुके हैं, जब मैं आपको डिफरेंट एथिक्स के वो बता रहा था आपको इम्पैक्ट. तो उसमें बताया था मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल वर्ल्ड या नोशन ऑफ आइडियल वर्ल्ड. उसमें आइडियल वर्ल्ड वो अच्छा होगा जिसमें पेन नहीं होगा. क्योंकि आइडियल वर्ल्ड वो कैसे हो सकता है इसमें पेन हो? तो पेनलेस कोई अगर दुनिया बन सके
तो वो होगी आइडियल वर्ल्ड। ठीक बात है ना? वो वाला पूरा याद है आर्गुमेंट आप लोगों को? बताओ। यस सर। तो आइडियल वर्ल्ड की तलाश है सबकी, इनकी भी तलाश है। तो ये कह रहे हैं कि आइडियल वर्ल्ड तब बनेगा जो वर्ल्ड ऐसा हो जो पेनलेस हो, पेन ना हो, पीड़ा रहित दुनिया हो। पेन आता ही कहाँ से है? पेन कहाँ से आता है? एक्सप्लॉइटेशन से। पेन आता है इनजस्टिस से। इनजस्टिस कहाँ से आता है? ये इनजस्टिस का रीजन क्या है? इनजस्टिस का रीजन है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन कोई करता ही क्यों है या होता ही क्यों है? डोमिनेंसी। यस, क्योंकि वो चाहता है कि डोमिनेंसी हो। तो उसका सोर्स क्या है? एक्सप्लॉइटेशन का सोर्स है डोमिनेंसी। कोई डोमिनेंट क्यों होता है? क्यों प्रभुत्व जमाता है? क्यों वो मालकियत जमाता है? मालकियत जमाने का रीजन है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में इनइक्वालिटी है। इक्वल लोगों के बीच कभी भी, दो इक्वल लोग हैं, दो बराबर के लोग हैं, उनके बीच में किसी तरह की हेजेमनी नहीं हो सकती, प्रभुत्व तो नहीं हो सकता, मालिकाना हक नहीं होगा। मालिक होने का मतलब ही है, मालिक बराबर थोड़ा ना होता है। तो शुरुआत होती है असमानता या इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, वर्ल्ड में है। ये इनइक्वालिटी क्लास बेस्ड सोसाइटी है। क्लासेस होती हैं। एक क्लास है जो एक्सप्लॉइट करने वालों का है, दूसरा वो है जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। एक्सप्लॉइट करने वाला हमेशा चाहता है कि उन पे दबाव बना के रखे, इन पर हेजेमनी बनाए, इन पे मालिकाना हक बनाए। हक बनाने के लिए वो क्या करता है? इनका क्या करता है? इनका एक्सप्लॉइटेशन करता है। एक्सप्लॉइटेशन करता है। पर एक्सप्लॉइटेशन हो ही कब सकता है? एक्सप्लॉइटेशन तब होगा जब जब इनइक्वालिटी होगी। इनके साथ इनजस्टिस हो। इनजस्टिस से पेन होगा। तो मतलब आप कैसे भी चलें, पूरा सर्किल तैयार हो जाएगा। सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये वाला आर्गुमेंट मैंने जानबूझ के रिपीट किया है ताकि आपको याद हो जाए। मैं पहले भी सेम आर्गुमेंट बता चुका हूं। यहां तक समझ में आ रही है ना बात? यस सर। तो अगर हमें पेनलेस सोसाइटी बनाना है, इस दुनिया को पीड़ा रहित बनाना है, समाज को या दुनिया को, तो सबसे पहले क्या खत्म करना होगा? क्लासेस। क्लास बेस्ड सोसाइटी को खत्म करना होगा। क्लास बेस्ड सोसाइटी खत्म होती है तो क्लास खत्म, तो इनइक्वालिटी खत्म, इनइक्वालिटी खत्म तो हेजेमनी खत्म, हेजेमनी खत्म तो एक्सप्लॉइटेशन खत्म, एक्सप्लॉइटेशन खत्म तो इनजस्टिस खत्म, और इनजस्टिस नहीं है तो पीड़ा नहीं है। आप देखेंगे बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे भी, इंडिविजुअल तौर पे भी देखेंगे, आपकी जो मन, सबसे बड़ी पीड़ा मैंने आपको पहले ही बताई थी। कहीं चोट लग गई आपको, वो भर जाती है, खत्म हो जाती है। कोई चोट 10 दिन में खत्म होती है, कोई 10 महीने में खत्म हो जाएगी। ठीक है। बट अगर आपके मन पे चोट लगी है, पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो मन की पीड़ा है। और मन की पीड़ा में आप देखेंगे निर्विवाद रूप से, बिना किसी एक्सेप्शन के, वो पीड़ा इसलिए हुई होगी कि आपने फील किया कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप देखेंगे कि पीड़ा का, पेन का मेन सोर्स इनजस्टिस है। बाकी जो फिजिकल चोट वोट तो लगती रहती है, और नहीं भी वो खत्म होगी, वो वाली चोट का दर्द, तब भी कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, जितना कि आप बिल्कुल टूट जाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब आपकी पीड़ा जो है वो आपको इस फीलिंग के साथ
मन की पीड़ा होती है, जो जो फीलिंग का मेन वजह है इनजस्टिस। तो कुल मिला के इस पूरे थ्योरी में, इस पूरे आर्गुमेंट में आपने देखा कि वर्गीय समाज, क्लास बेस्ड सोसाइटी ही पीड़ा का कारण है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अभी मैं खाली सिंपल समझा रहा हूं कि मार्क्स किसको आइडेंटिफाई करेगा मॉरल और इमोरल। तो वो सारे एलिमेंट जो क्लास बनाते हों, हायरार्की क्रिएट करते हों, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग? इमोरल। अनैतिक सर। अनैतिक। और जो वर्ग को खत्म करने वाले होंगे वो सब नैतिक होंगे, सब मॉरल होंगे। अब वो जो सब मॉरल होंगे, जो वर्ग को खत्म करने के तरीके होंगे, तो वो फिर तरीके कुछ भी हों, तो हम देखेंगे एक शब्द आएगा सोशलिज्म, समाजवाद। तो समाजवाद कोई एक फिक्स सा शब्द नहीं है, इसका सबने अलग अलग इस्तेमाल किया है और इसके अलग अलग मायने हैं। पर जब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, तो हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स से पहले भी सोशलिज्म था। उस सोशलिज्म को यूटोपियन सोशलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवाद। स्वप्नदर्शी का मतलब सपने जैसा, मतलब सपने की बात है, सच में होगा नहीं। यूटोपिया मतलब स्वप्न में, स्वप्न की सच्चाई, कुछ वैसा। फिर हम बाद में बात करेंगे, हम इसमें उसको जीएस को भी, जीएस के मतलब जो हम और पेपर को भी जोड़ लेंगे इसमें। तो हम बात करेंगे बहुत तरह के सोशलिज्म में लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और उसमें हम लोहिया वोहिया ये सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। जो लोहिया, ये जो साइकिल वाले हैं हमारे यहाँ पार्टी जितनी लोहियावादी, तो देखेंगे नरेंद्र देव वगैरह वगैरह, भारत में जिन लोगों ने अपने आप को सोशलिस्ट क्लास में रखा है, उन लोगों को भी देख लेंगे। तो सोशलिज्म बहुत तरह का है और उसी में से एक सोशलिज्म है जिसको कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म कहते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म। तो साइंटिफिक सोशलिज्म भी क्लासलेस या क्लास बेस्ड सोसाइटी को खत्म करता है, क्लासलेस सोसाइटी को लेकर आता है, और उस लाने में वो देखते हैं कौन कौन से मीन्स इस्तेमाल करेगा और उसके पीछे उसकी क्या आर्गुमेंट है। हालांकि गांधी के जस्ट बाद उन आर्गुमेंट को देना देखेंगे, मजेदार होगा सीखना उनको भी। तो मार्क्सिस्ट एथिक्स जो है या मॉरलिटी जो है, वो क्या है? क्लासलेस सोसाइटी। तो अगर एक लाइन में कहना हो कि मार्क्सिस्ट एथिक्स क्या है या मार्क्स के अकॉर्डिंग एथिकल क्या है, इसके अकॉर्डिंग मॉरल क्या है, तो वो है क्लासलेस सोसाइटी। यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। और इस क्लासलेस सोसाइटी को कम्यून कहते हैं। तो कम्यून को आप यूं समझें, और ये कार्ल मार्क्स का ये पूरा विजन है, जो फिलॉसफी है, वो उसको उसने पूरा साइंटिफिक ढंग से समझाने की कोशिश की है, साइंटिफिक बताया है। और जिसमें बताया है कि जब कम्यून सिस्टम होगा तो उसमें संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होगा, प्रॉपर्टी किसी कोई ओन नहीं करेगा, बट सबकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। और इतनी ज्यादा होगी संपत्ति, फिजिकल जो वर्ल्ड इतना प्रॉस्पेरस होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम में कम्युनिज्म तभी बनेगा जब समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, तभी सोशलिज्म सबसे लास्ट का स्टेज है कार्ल मार्क्स में, वो तब आएगा। उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा
कि रिसोर्सेस जो है हम इतना ज्यादा और इतना ज्यादा एफिशिएंट ढंग से यूज कर पाएंगे, रिसोर्सेस, वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेस, कि उससे हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे कि वो सबके लिए पर्याप्त होगा, सबकी सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और क्योंकि कोई ओन कर नहीं रहा, कोई ओनर है नहीं, किसी का कोई दावेदारी है नहीं, तो वो सबके लिए है, सब लोग यूज करेंगे उसको। तो एक सपना दिखाया और उसको उसके बेस पर कई लोगों ने कई जगहों पर क्रांतियां हुई। बड़ी क्रांति के तौर पर 1917 में रशियन क्रांति को माना जाता है। हालांकि जो रशियन क्रांति हुई तो ये माना गया कि कार्ल मार्क्स के बेस पर ही कर रहे हैं, बट कार्ल मार्क्स में जगह और टाइम के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि जो बात कह रहे हैं मार्क्स, वो बात को हो गए करीब 70 साल से ज्यादा, 70-80 साल पुरानी बात है, और वो दूसरे ज्योग्राफी की बात है। तो उसको रिलेवेंट बना के हम इसको लेकर आ रहे हैं, और मतलब बेस के तौर पर कार्ल मार्क्स ही है, बाकी अपने स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। फिर हम चाइना का देखेंगे। चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि बेस के तौर पर मार्क्स, बट चाइनीज स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन। क्यूबा वगैरह वगैरह हम बहुत सारी जगहों को देखेंगे। तो बेस यही है कुल मिला के कि क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, वर्ग नहीं बनने देने हैं। अब वर्ग कैसे बनते हैं? और ये जो वर्ग है बनाए रखना किसके फेवर में है, उसके लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे। उस वर्ग बनाने में धर्म का अपना योगदान है, विवाह का है, क्योंकि मैंने आपको एक झलक पहले भी दी थी कि प्रॉपर्टी पर ओनरशिप बनाए रखने के लिए विवाह बहुत जरूरी है। विवाह सुनिश्चित करेगा कि संतान हो, और वो प्रॉपर्टी ओन जो मैं कर रहा हूं वो बाद में मेरी संतान, उसके बाद उसकी संतान, और इस तरह से वो प्रॉपर्टी बनी रहे और एक क्लास बना रहे। इसी तरह हम देखेंगे स्लेव्स और मास्टर का भी एक क्लास होगा। तो मास्टर हमेशा चाहेंगे कि उनके अंडर में आने वाले स्लेव्स लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्लेव्स बने रहें, और मेरे पीढ़ी के ही स्लेव्स बने रहें। हम ये सब देखेंगे। बहुत मजेदार होगा अलगाव का सिद्धांत जानना, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। तो ये सब हम जानेंगे। तो बेसिक बात क्या है कार्ल मार्क्स में, क्लासलेस सोसाइटी कैसे बने। इसी पर सारी खेल है। तो शुरू में कार्ल मार्क्स जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, इसके खतरे को बताता है कि इसके क्या नैतिक खतरे हैं, क्योंकि हमें नैतिक ही पढ़ना है। मॉरल हैजार्ड्स क्या हैं कैपिटलिज्म के, ये हम समझेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में खास तौर पे, कि नवाचार युक्त तर्क दें, नवाचार, इनोवेटिव, कोई इनोवेटिव आंसर दें। अब देखो, इनोवेटिव आंसर का मतलब ये है कि घिसा पिटा आंसर नहीं देना कोई भी। तो आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जा रहे हैं कि नवाचार समाधान, इनोवेटिव आंसर। तो इनोवेटिव में मैंने आपको बताया था, एक इनोवेशन ये हो सकता है कि जो मैंने आपको नेचर वाला बताया था, कि नेचर को प्रोटेक्ट करना की जगह हम ये लिखें कि नेचर को प्रोटेक्ट से ज्यादा प्रोटेक्शन ह्यूमन के प्रोटेक्शन का है। इस तरह के हम आर्गुमेंट को पलट के भी इनोवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद की बात, क्वेश्चंस के बाद की बात को, बस ये है कि आप पीछे का जो है उसको थोड़ा सब कुछ ध्यान से पढ़ें, याद रखें, आर्गुमेंट तैयार रखें, क्विक रिस्पॉन्स कर सकें, इस लेवल पे तैयार रखें पीछे के आर्गुमेंट। और ध्यान दें
जहां पर भी बताना हो डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट को ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। और अब आंसर आपका इनोवेटिव इस तरह से हो सकता है, आप ये आर्गुमेंट में लिख सकें, आर्गुमेंट ऐसा आप प्रूफ कर सकें कि इन्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है, वो मॉरली आप प्रूफ कर सकें। ऐसे आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। बीच का रास्ता वो समय गया, क्योंकि हमने इतना हजार्ड कर दिया है कि अब हमें पूरे मॉडल पर सोचने की जरूरत है। इन्वायरमेंट को ज्यादा बचाने की जरूरत है, क्योंकि अब हम उस मोटे तौर पर उस जो भुखमरी का टाइम था उससे हम निकल चुके हैं, भारत निकल चुका है। हमने ये रिफॉर्म किए भी हमें 20 साल हो गए हैं, ठीक है, सॉरी 20 साल क्यों, 30 साल हो गए हैं, ठीक है। तो 30 इयर्स हो चुके हैं और उसके हमें रिजल्ट मिले हैं, और रिजल्ट में हमें वो हजार्ड्स भी और वो प्रॉब्लम्स भी मिली हैं। तो आप पूरे आर्गुमेंट को पलट सकते हैं, बस लॉजिकल पलटना है कि इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो केवल इन्वायरमेंट या ये भी चुना जा सकता है, क्योंकि क्या मैंने बताया था, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है? एनवायरनमेंट बेस है, डेवलपमेंट कंडीशन में सुधार लाने के लिए होता है। हाँ, जब नौबत ये आ चुकी है कि बेस ही लाइफ ही गायब होने की नौबत आ गई है, तो उसमें सुधार वाली बात अब, हाँ, आज से 10 साल पहले रिलेवेंट थी। मैंने कहा ना, जब पेट की भी जरूरतें हम पूरी ना कर पा रहे हों, उस समय पेट चाहिए, पेट सबसे पहले है। बट वो वाली नौबत खत्म हो गई है। तो अब हमें अपने घर बनाते समय, हमें अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते समय, अपने जब न्यू सिटी का जो हम बनाएं कोई, तो उस सब बनाते समय इन्वायरमेंट का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इवन की सिचुएशन ये भी आ जाए कि घर हम बना ही ना पाए, और सभी लोग अब बहुत ही नेचुरल जो घरों के तरीके हैं, जो केरल में प्रयोग में आया मकान बनाने के तरीके, कि लोकल प्रोडक्ट से ही हम घर बनाएंगे, बांस से, और वो, अगर वो भी नौबत आ जाए एक्सट्रीम में, तो वो भी बुरा नहीं होगा। अगर लाइफ को जिस तरह की थ्रेट हमने क्रिएट किया है वो अच्छा नहीं होगा। तो अब समय आ गया है, ये आने वाले समय में और जोर पकड़ेगा। बट अभी आप एक स्टैंड ले सकते हैं कि जिसमें आप एक बड़ा हिस्सा इन्वायरमेंट की तरफ झुका हुआ दिखा रहे हो, ठीक है। तो अब वो आर्गुमेंट नहीं देना है कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। इस आर्गुमेंट को देते देते हमने इन्वायरमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया कि दोनों साथ चलाना है। अब मेरी बात साथ समझ रहे चलाते, हैं? यस सर, साथ चलाते चलाते मेडागास्कर का काफी हिस्सा डूब भी गया। हाँ, और हम बिल्कुल, वो तो उतनी दूर की बात है, हमारे बिल्कुल कान के पास की बात है। ये जो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड वाला, 13 में, जून 13 में जो बाढ़ थी, है ना, या उसके बाद में चेन्नई की बाढ़, और उसके बाद में फिर केरल की बाढ़, है ना। बिहार कोसी की बाढ़। और क्या गजब है, क्या बहुत बड़ी बात है कि ये एनसीआर में नहीं हो सकता। एनसीआर में तो बारिश जरा सी खाली, जिस दिन बारिश होती है उस दिन सब ब्लॉक हो चुका है, पानी भर चुका होता है। जबकि अभी पूरा मन बनाया नहीं है इंद्र भगवान ने। हो तो सकता ही है, बताओ। यमुना तो आती ही है अपने लेवल से ऊपर पहुंच जाती है रजन। अब यमुना अपने लेवल से ऊपर आती है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये आईटीओ यमुना के लेवल पे आ जाएगा, यमुना को आने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा गड्ढे में बना हुआ है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गड्ढे में, पूरा का पूरा एरिया गड्ढे में बना हुआ है, ठीक है। ये तो सर फिर भी दिल्ली है, यहाँ तो आसपास है नदी उसकी। पिछले, शायद पिछले मंथ की उसमें कोई रिपोर्ट आई थी, उसमें दे रखा था कि इस हालात पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रखा है कि
2006 में कभी राजस्थान में बाढ़ आ गई थी, जहाँ बारिश के लिए लोग तरसते हैं, वहां बाढ़ हो गई। खैर हमारे पूरी प्लानिंग में नालियां तो होती ही नहीं है, नाले नालियां तो हैं ही नहीं। हमें वो फजूल लगता है, हम सोचते हैं रोड या जो गली है सड़क है उसको और चौड़ी कर लें, नाली वाली तो पानी का क्या है, खुद ही रास्ता बना लेती है। तो बना तो लेगी ही, बना तो लिया ही केदारनाथ वाले प्रकरण में 13 में, है ना। तो ज्यादातर लोगों ने केदारनाथ वाले वो सब तो देखा सुना ही होगा, देखा क्या मतलब टीवी पे तो सुना ही होगा। सर मैं तो तकरीबन शायद 2 ही दिन पहले आया था वहां से। हाँ तो यही बात है। तो मेडागास्कर तो बात की बात है, यहाँ भी मेडागास्कर हो जाएगा। तो खैर आज कहने भी का मतलब है, आज जब भी सर वहाँ की तबाही से बहुत देख के बहुत अजीब सा महसूस होता है। अभी भी सही से पूरा सेटल नहीं हो पाए होंगे लोग ना, वहाँ नहीं लोकल सर, लोग जो है। बीच का जो पोर्शन जो रामबाणा बहा है वो तो बहुत बुरी हालत है, वो तो कुछ भी नहीं है वहाँ तो अभी भी। सर वो जैसा 2013 में बाढ़ के बाद हुआ था वो अभी भी ऐसा ही है। मैं पिछले साल गया था तो वो आज की डेट में भी ऐसा ही है। और वो मतलब उसकी कोई कंडीशन ही नहीं बची है कि वहां पे दोबारा रिहेबिलिटेशन हो सके या घर बन सके, वो नहीं हाँ हुआ। सर, रामबाणा तो की भी लेकिन वही। उत्तराखंड जाओ तो अभी भी तो सारे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं कि वो सबको दिल्ली बना देंगे वो, सर है और ना। बुरे हो रहे हैं। बहुत रोडों की तेजी से चौड़ाई। बहुत तेजी हाँ से काम चल रहा है सर, बहुत तेजी से। अरे सर मनाली गया था सर लास्ट ईयर में, पूरा तोड़ हाँ, रखा है सर कुल्लू से, वो पूरा एकदम 50 किलोमीटर का स्ट्रेच। पूरा पूरा मतलब पहाड़ गायब कर दिया है। पूरा पहाड़ गायब कर दिया सर। ये टनल जो बनाई है ना अभी, अटल हाँ टनल, इसके भी सर काफी मतलब माउंटेन्स को काफी इन्होंने खराब किया है इस चक्कर में। और ये सर मुझे तो लगता है कि ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार तो बिल्कुल मॉडल ही लग रहा है, दिल्ली बनाना है उसको ना, ये बिल्कुल नोएडा बनना है उसको। हरिद्वार की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट और बाकी देखो, है ना। सर तो ये तो मतलब फिर भी कुछ एक छोटा सा एक मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली से लद्दाख बाई रोड गए थे हम। सर एक एक मतलब जो आगे टांडी से आगे का जो पूरा चलता है, इस सर सिंगल शॉट में 10-10 पहाड़ों में एक एक साथ ब्लास्ट हो रहे हैं। हम्म, तो वही बात है कि हम अब एक अति पे पहुंच गए हैं, हमें उसको सही करने की जरूरत है। तो हम ये स्टैंड ले सकते हैं अपने आंसर में, मैं ये कह रहा हूँ, और बिल्कुल हिचकना नहीं है इसमें। बट हाँ, आपके आर्गुमेंट ये नहीं लगे कि बस आपके बस ऊपर से कहीं से टपक गए हैं, वो रिलेवेंट लगते हुए आगे बढ़ें और अपने, जैसे मैंने कहा कि आप डिराइव करते हुए चलें एक एक स्टेप वाइज। कि एकदम से आप वो बात, कोई नई बात कह देंगे तो लोग उसको फिर हजम नहीं करेंगे, फिर वो बैठ नहीं पाएगा। तो खैर, मैं इस पूरे कार्ल मार्क्स को पॉलिटिकल साइंस के बेस पर नहीं, एथिक्स के बेस पर पूरा पढ़ाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा, हालांकि मुझे थोड़ा रुक के गांधी के बाद कार्ल मार्क्स लेते तो शायद और अच्छा होता, बट एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं, मजा आएगा। गांधी से बिल्कुल अपोजिट बात करते हुए कार्ल मार्क्स। तो हम कल से शुरू करेंगे। आज आप लोग पूरा सब देखिए पुराना, आंसर वांसर लिखो ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो करंट अफेयर्स के जो टेस्ट हैं इनको ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर ये लाभ पहुंचाएगा। और इनको रिवाइज भी कीजिए, ऐसा ना हो कि करके भूल जाएं। रिवीजन में इनको ज़रूर लेकर आइए अपने करंट अफेयर जो आपने किया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही शॉर्ट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप जान पाएंगे, और फिर जब एक्सप्लेनेशन डिटेल में जान पाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन तो हमेशा याद करना, वो एक बार पढ़ लेंगे याद रहेगा वो, है ना। फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए ना, बताओ भाई, जो लोग रोज कर रहे हैं, रोहिणी, समीर और अभिनव, करंट अफेयर वाला। यस सर, यूजफुल है काफी, Yes. काफी Yes. शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर जो जिसमें डाउट होता है उसको सर बाकी बाद में गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगता है थोड़ा सा। हाँ, और मैं शाम तक उसका, या मतलब थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन भेजूंगा ही, भेजता ही हूँ। तो कीजिए, आज इतना ही रखते हैं और फिर शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स।